नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोगों ने जो पेपर 5 शुरू किया है उसमें ये अगला लेक्चर है हमारा यूपी पीसीएस मेंस का पेपर 5। तो इसमें यूनिट 1 देखेंगे हम लोग। यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, तो सीधा इसमें यूपी का इतिहास पढ़ना एक तो, और सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, ये टॉपिक हैं आपके। अगर अलग इन्हें बांटोगे तो ये कितने टॉपिक बन जाते हैं। देखिए, एक तो इतिहास हो गया, सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन नगर, 1 2 3 4 टॉपिक आपके ये पहली यूनिट में है। इतिहास तो काफ़ी बड़ा है, इसको शॉर्ट में हम लोग समझेंगे। और बाकी ये आपने पढ़ाई होगा ज़्यादातर, तो कुछ यूपी के बारे में अगर जानते हो हर कालखंड में तो आप उसे कर ले जाएंगे। और बाकी ये बहुत समय आपका लगाता है, ये इतिहास वगैरह अगर देखेंगे पढ़ के उसे, तो सारी कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें राष्ट्रीय लेवल का ही इतिहास को कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है। बस आपको जरूरत ही है बार बार उसे क्यों पढ़ना, जो राष्ट्रीय लेवल पे पेपर 1 में पढ़ेंगे उसी को लिंक करिए। बस यूपी के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें उनको नोट डाउन करके रखिए। सभ्यता है और संस्कृति और प्राचीन नगर, तो इनमें देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है देखिए प्रयागराज। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, और अब आपका ये पेपर 5 में दोबारा से पूछे जाने की संभावना है। ये पहले जब पेपर नहीं थे 5 और 6, उस समय ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका चांस ज़्यादा रहेगा रिपीट होने का। तो प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व का वो देख लेते हैं। तो इसका महत्व आपको बताना है कालखंड के हिसाब से। आप जो जो जानते हैं इसके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट जब देंगे तो आपका आंसर लिख जाएगा। आप शुरू करिए यहाँ से। ये इसका महत्व मध्यपाषाण काल से, मध्यपाषाण काल में देखेंगे आप 3 यहाँ पे और स्थल मिलते हैं। कौन कौन से, लेखैया, बघई खो, ये बघई खो है, और ये चौपानी मांडो। तो ये 3 स्थल थे जो मध्यपाषाण काल में यूपी से प्राप्त प्रयागराज से मिलते हैं। और वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो यानी कि ये प्रयागराज की जो सांस्कृतिक महत्व है वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो इससे ये हमें अंदाजा लग जाता है, हर लेवल पे देखेंगे सांस्कृतिक महत्व पे। और महाजनपद काल में देखते हैं अगर, तो ये कौशाम्बी के अंतर्गत आता था। कौशाम्बी जो महाजनपद था उसके अंतर्गत ये प्रयागराज को रखा जाता था। और अशोक का स्तंभ लेख भी यहाँ से कौशाम्बी से मिला है, तो यानी कौशाम्बी में ही प्रयागराज है। तो आगे देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, ये भी यहीं से मिलता है। और इसका महत्व जानते इतिहास में काफ़ी है, समुद्रगुप्त के बारे में और जहांगीर के बारे में कईयों के लेख इस पर मिले हैं। तो वो आगे देखेंगे हम डिटेल में, इसको प्रयाग प्रशस्ति को भी क्या क्या इसका महत्व है। और हर्ष प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था प्रयागराज में। जैन और बौद्ध धर्म का यहाँ संगम भी है कौशाम्बी, ठीक है। और बौद्ध धर्म के कई विहार आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें घोषितराम विहार इंपोर्टेंट है। सोम, वरुण और प्रजापति, इनकी जन्मस्थली रहा है प्रयागराज। और वहीं ऋषि भारद्वाज और ऋषि दुर्वासा, ऋषि पन्ना, इनकी ज्ञान स्थली रहा है प्रयागराज। और भास्कृत जो भाषणें लिखी थी स्वप्न वासव दत्ता, तो इसका जो नायक था कौशाम्बी का राजा उदयनी था। तो इसकी भी कहाँ से लिंक है आपका, प्रयागराज से ही। और भक्ति आंदोलन का केंद्र भी रहा है प्रयागराज। और अब वर्तमान में देखेंगे तो ये अर्धकुंभ महाकुंभ के लिए आयोजन के लिए भी फेमस है। तो ये एक प्राचीन काल से लेके आपने पूरा कालखंड आप समझा दिए, और इसी के आधार पर आप पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं। पूरा जितने पॉइंट थे इसके बारे में वो आपको निकाल के दे दिए हैं। तो आगे देखते हैं। इसके बाद हम इसमें देखिए अब बुंदेलखंड का सांस्कृतिक महत्व, ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे गए, ठीक है। तो इसलिए इनका रिपीटेशन का चांस, क्योंकि ये पूरा ये क्षेत्र जो है यूपी का एक अलग से संभाग को इंडिकेट कर रहा है। तो संभाग पे ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि ये पिछड़ा क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसको पूछने की संभावना रहती है। तो देखिए विस्तार इसका बुंदेलखंड का 7 जिलों में है। यूपी के 7 जिले हैं, और यूपी और एमपी में विस्तार है इसका, दोनों को मिला के बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है। और यूपी के इसमें कुल 7 जिले हैं, और वो 7 जिले आपको एक बार मैप पे देख लेने हैं और कोशिश करिए नाम याद हो जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका महत्व में क्या क्या है। तो देखिए प्राचीन नाम इसका जजाक भुक्ति था। और यहाँ के जो महाराजा छत्रसाल और राजा बुंदेला, यहाँ के राजा जो फेमस रहे, इनके बारे में तो ये कहाँ से संबंध रखते थे, ये भी बुंदेलखंड से ही संबंधित थे। स्थापत्य कला में अगर देखें हम लोग सांस्कृतिक महत्व इसका, तो मंदिर निर्माण जो हुआ था वो गुप्त काल में ही शुरुआत होती है मंदिर निर्माण की, और वो यहाँ पे आपको देखने को अच्छा मिलता है। जिसमें देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखेंगे जो ललितपुर में पड़ता है। और पंचायतन से, और ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इसकी विशेषता ये है कि पंचायतन शैली में निर्मित ये पहला मंदिर था। और विष्णु जी शेष सैया पर लेटे हुए इसमें दिखाए गए। और वहीं अगला देखिए नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना एमपी में है। क्योंकि बुंदेलखंड का सांस्कृतिक महत्व बता रहे हैं, तो इसमें हम एमपी वाले भी स्थापत्य वैसी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, उनको भी हम लोग शामिल कर लेंगे इसमें। एरण का विष्णु मंदिर है, तो इसको देखेंगे, ये भी एमपी में सागर जिले में पड़ता है। और दीवारों पर देखेंगे इसके जो यहाँ पे दीवारों पे क्या है, धार्मिक चित्र है, जैसे विष्णु और अन्य देवी देवताओं के मंदिरों पे आपको देखने को मिलेंगे धार्मिक चित्र। और लोकगीत देख लीजिए बुंदेलखंड के, तो आला है, ईसुरी फाग है, और काफ़ी आप लोक नृत्य भी देखते होंगे, तो उनको भी डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे लोक नृत्य में कौन कौन से हैं आपके, काफ़ी हैं यहाँ बुंदेलखंड में। जैसे ख्याल है, पुत्र के जन्मोत्सव पे मनाया जाता है ख्याल। और सेरा है, ये फसल कटाई पे मनाया जाता है। धुरिया है, ये प्रजापतियों के द्वारा किया जाता है नृत्य। और ये देवी नृत्य है, एक राई नृत्य है जिसे मयूर भी बोलते हैं। पाई डंडा और कार्तिक नृत्य, ये इस तरीके कुछ नृत्य हैं जो नाम याद कर लीजिए, प्री में भी आपसे पूछता ही है। और ये मेंस में आप इनको एक पॉइंट बना के अलग से डाल सकते हैं, किसी भी तरीके का आंसर आपसे पूछे तो बुंदेलखंड के बारे में।
ये अगला है देखिए प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों के बारे में देखते हैं हम लोग। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं इसको। ये थे हमारे क्वेश्चन लेवल का, ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनका फॉर्मेट था। अब प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को देखते हैं अगर इसमें, तो देखिए एक तो ये जो 3 कालखंडों में बांटा गया प्रागैतिहासिक को भी, एक तो पुरापाषाण काल, तो जिसमें पुरापाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, एक निम्न पुरा, एक मध्य और एक उच्च। तो निम्न में देखेंगे आप तो बेलन घाटी आता है, और मध्य में देखेंगे तो कालपी, सिंगरौली, चकिया और बेलन घाटी। तो बेलन घाटी का क्रम यहाँ निम्न से लेकर जारी रहता है यहाँ तक मध्य तक। उच्च में आप देखेंगे लोहदा नाला है और चौपानी मांडो है उच्च पुरापाषाण काल में। तो ये स्थल है प्रागैतिहासिक कालीन जो पुरापाषाण काल से संबंधित थे। और मध्य पाषाण काल से देखें तो इसमें एक है ये सराय नाहर राय और महदहा, दमदमा और चौपानी मांडो। तो देखिए चौपानी मांडो का क्रम यहाँ पुरापाषाण काल में भी देखने को मिलता है, लेकिन ये उच्च पुरापाषाण काल से शुरू होता है, और यहाँ मध्य पुरापाषाण काल में भी मिलेगा। और देखिए नव पुरापाषाण काल में भी, नव पाषाण काल में भी आपको यही जारी क्रम रहेगा। तो ये जो स्थल है वो तीनों ही क्रमों में जारी है। कौन सा? चौपानी मांडो। और नव पाषाण काल के कौन कौन से अदर हैं, जैसे कोल्डियवा, खेराडीह और लहुरादेव। तो ये स्थल है, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन बना सकता है। प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हड़प्पा पे हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इस बार भी पूछा गया था, जो 2023 में पहली बार एग्जाम हुआ है हड़प्पा कालीन। तो इस पे देख लेते हैं स्थल कौन कौन से हैं यूपी में। एक तो आलमगीरपुर है मेरठ में, तो ये उत्तरकालीन स्थल है, उत्तर सैंधवकालीन स्थल है ये। और यहाँ टीले की खुदाई हुई थी, तो यहाँ से आपको ये यहाँ से मिले थे मृदभांड, मनके और मोहर यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, ये याद रखना है। मोहर प्राप्त नहीं हुई है, बाकी मनके प्राप्त हुए हैं, वो मृदभांड। अगला है इसमें हुलास, जो सहारनपुर में पड़ता है यूपी में, और यहाँ से विभिन्न चरणों की जानकारी मिलती है। जो हड़प्पाकालीन विभिन्न चरण थे वहाँ यहाँ से हुलास से मिलती है जानकारी। और ये आपका पहला उत्तरकालीन चरण यहाँ से देखने को मिलता है। अब देखिए हुलास से ही आपको कांच की मिट्टी के बर्तन या मनके देखने को मिलते हैं, चूड़ियाँ मिलती हैं, ठीकरे मिलते हैं, खिलौना गाड़ी मिलती हैं। तो ये जो कुछ कॉमन चीज़ है ना, जैसे आप हर जगह डाल दिया करिए। एक तो मृदभांड, आप देखेंगे कि ज़्यादातर यही चीज़ें एंशिएंट में चलती थी, बर्तन हुए, मनके हुए, है ना। और इस तरीके से जो दिखे आपको खिलौना गाड़ी वगैरह, तो यही मिट्टियों से और उनसे बनाए जाते थे। तो आपको कोई भी हो ये कॉमन तो डाल दिया करिए, एक आध पॉइंट अदर से जैसे उसका स्पेशल हो तो आप याद करके रखिए। उनका खिलौना गाड़ी है, और सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा मिला यहाँ से। जैसे अब इसके बारे में आपको ये तो चलिए कॉमन चीज़ें हो गई, लगभग आप सब में पाएंगे, 2-4 चीज़ें अलग होती हैं। अब लिपि युक्त एक ठप्पा मिला है, तो ये इसकी अलग से विशेषता दर्शा रहा है, तो इसे आप अलग से हाईलाइट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। अगला देखते हैं मांडी। मांडी पड़ता है मुजफ्फरनगर में। अब यहाँ से क्या मिला है? खेत की जुताई के साक्ष्य मिले हैं, भारी मात्रा में सोने के सिक्के मिले हैं, और मिट्टी के बर्तन के टुकड़े एवं ईंटें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और टकसाल गृह, जैसे यहाँ से ये जो सिक्के मिले हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पे टकसाल गृह रहा होगा। तो ये इतिहासकारों ने अपना अनुमान लगाया है। और 3 अलग अलग प्रकार के सोने के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अन्य स्थलों में देख लीजिए कुछ जो डालने हैं, जैसे एक बड़गांव है, बागपत में पड़ता है, और सनौली भी आपका बागपत में ही पड़ता है, ये भी हड़प्पाकालीन स्थल है। एक मानपुरा है, ये बुलंदशहर में पड़ता है आपका। तो ये आप यहाँ से आपसे पूछा गया सीधा सीधा, इसलिए इनको याद रखिए यूपी के उसमें। और कोशिश करिए कि मैप बना के आप इसे शो कर दें। यूपी का मैप आपको आना चाहिए बनाना, तो वो आप अच्छे से बना के डालना उसको सीख लीजिए। जिस तरीके से आप बना सकें, कोई आप अच्छा बना सकते हैं, इस पर नहीं आ पा रहा है। आगे देखिए गणराज्य। यूपी में गणराज्य कितने हैं? भारत में उस समय थे टोटल 10 गणराज्य, जिनमें से केवल 7 गणराज्य यूपी में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये यूपी का महत्व दर्शाते हैं कि यूपी सोचिए कितना बड़ा केंद्र रहा होगा हर चीज़ का, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, क्योंकि 7 गणराज्य यहाँ देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे कि 16 महाजनपद में आपको 8 महाजनपद यूपी में मिलते हैं, यानी 50%। तो यूपी का महत्व इससे पता लगता है। 7 गणराज्य कौन कौन से थे? तो देखिए एक तो पावा के मल्ल थे, कुशीनारा के मल्ल थे, ये आधुनिक वर्तमान समय में देवरिया में पड़ता है। और सुमसुमारगिरी के भग्ग थे, जो मिर्जापुर में है आज की वर्तमान समय में। केसपुत्र के कलाम देखने को मिलते हैं, जो सुल्तानपुर में है। पिप्पलवन के मोरी और रामग्राम के कोली है। ये मोरी और कोली दोनों ही गोरखपुर से संबंध रखते हैं, गोरखपुर जनपद में। अगला देखेंगे कपिलवस्तु के शाक्य, ये सिद्धार्थनगर यानी नेपाल की तराई से लगा हुआ है सिद्धार्थनगर, तो वहाँ पे आपको कपिलवस्तु के शाक्यों को क्षेत्र है आज के समय में। आगे देखते हैं द्वितीय नगरीकरण में यूपी की भूमिका। सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है, क्योंकि नगरीकरण अब एक तो प्रथम कौन सा था? हड़प्पाकालीन, और द्वितीय आके हो रहा है अब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो इसमें देखिए यूपी की भूमिका क्या रही थी, तो ये हम बता ही चुके हैं कि 16 महाजनपदों में से 8 तो केवल यूपी में थे, सोचिए। और इसमें लोहे का प्रथम प्रयोग का साक्ष्य भी यूपी से मिलता है, अतरंजी खेड़ा से। जो अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? एटा में। तो पहला साक्ष्य यहाँ से अब देखने को मिलता है एटा से। और सिक्कों का प्रथम प्रयोग भी यूपी से देखने को मिलता है। शिल्प व उद्योग धंधों की अच्छी स्थिति यहाँ देखने को मिलती थी, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र था उस समय भी। और यहाँ पे देखेंगे कि आप 8 महाजनपद, 7 गणराज्य, तो शिल्प उद्योग तो यहाँ पे अच्छी स्थिति में होंगे, व्यापार वगैरह अच्छा होता होगा।
तो और है गंगा घाटी के उर्वर प्रदेश यहाँ शामिल थे, तो यहाँ कृषि अच्छी होगी, कृषि उत्पादन अच्छे लेवल पे होता होगा। तो ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अन्य में देखिए बुद्ध काल में देखेंगे तो यहाँ बुद्ध काल में 6 प्रमुख नगर थे, उनमें से केवल 3 यूपी में थे। सोचिए 6 प्रमुख नगरों में से 3 यूपी में होना, तो यूपी का महत्व कितना बढ़ा देता है। श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी, ये 3 यूपी में थे 6 में से। और यूपी में देखिए जो कुछ प्रमुख आंदोलन हुए हैं जैसे बौद्ध और जैन धर्म, तो उद्भव तो इनका बिहार में हुआ है, लेकिन जो क्रीड़ा स्थल है वो आपको यूपी में देखने को मिलता है, क्रीड़ा स्थल। तो इसलिए इसका पालना, इसको यूपी को पालना भी बोला जाता है बौद्ध और जैन धर्म का। और इसका अगला देखिए पूरन कश्यप का जो अकर्मवादी सिद्धांत है वो भी यूपी से ही संबंधित है, और आजीवक संप्रदाय भी कहाँ से, यूपी से संबंधित है। तो इनके बारे में आप राष्ट्रीय इतिहास में आप पढ़ चुके होंगे, तो वो आपको कुछ चीज़ें कर देनी है। कुछ इनमें देख लीजिए, श्रावस्ती में क्या था, सर्वाधिक वर्षावास किए थे, कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती, तो इनका उल्लेख आप इसमें कर सकते हैं। पूरन कश्यप के बारे में देख लीजिए, ये दासपुत्र थे और श्रावस्ती में जल समाधि इन्होंने ले ली थी। कर्म का व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये किसने कहा था, पूरन कश्यप ने अपने सिद्धांत में बोला था। वैसे बाकी कर्म का, बाकी धर्मों में, जितने सिद्धांत हैं उनमें आप पाएंगे कि कर्म का व्यक्ति पर असर दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे पूरन कश्यप वाले सिद्धांत में यहाँ पे कर्म से कोई संबंध नहीं है। और गोशाल मक्खली पुत्र गोशाल के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा, श्रावस्ती को उन्होंने मुख्य केंद्र बनाया था। तो सोचिए कि कई धर्मों का यहाँ उद्भव और आपको क्रीड़ा स्थल भी देखने को मिलता है। अब अशोक के अभिलेख देख लेते हैं कुछ, जैसे कुछ लघु अभिलेख हैं, बृहद स्तंभलेख हैं और लघु स्तंभलेख हैं। लघु शिलालेख में कौन कौन से, अहरोरा जो वर्तमान में मिर्जापुर में पड़ता है, बृहद स्तंभलेख में मेरठ और प्रयाग, ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लघु स्तंभलेख में सारनाथ है, कौशाम्बी है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, और इतिहास में ज़्यादातर आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। यूपी के कुछ वही देख लीजिए इसमें। प्रयाग प्रशस्ति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति, क्योंकि इसके बारे में सीधा सीधा हो सकता है कोई क्वेश्चन बन के अब आ जाए। देखिए पहले ये कौशाम्बी में था प्रयाग प्रशस्ति, लेकिन संभवतः है अकबर काल में, काल याद रखिए अकबर काल है, और जहांगीर इसको प्रयागराज में लेके आता है, ठीक है। और 3 सम्राटों का लेख इस पे देखने को मिलता है। अशोक के 6 लेख हैं इस पे, और समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त के लेख हैं। जहांगीर का 1 लेख है इस पे देखने को मिलता है। तो ये 3 हो गए, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। और रानी कारुबाकी, ये दान पुण्य का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है, तो इसे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। किसे, रानी का अभिलेख। तो याद रखिए ये रानी का अभिलेख भी है, जो आपसे प्री में भी पूछ लेता है। चलिए, यह साम्राज्य अभिलेख दिया गया यहाँ पे। कारुबाकी को तीवर की माँ बताया गया, इसमें इसकी तीवर की माँ बताया गया प्रयाग प्रशस्ति में। अब देखिए इसके बारे में कुछ बेसिक हैं, जो जैसे इसका लेखक कौन था, तो हर्षेय था। लिपि ब्राह्मी यूज़ की गई है, भाषा संस्कृत है, शैली चंपू शैली है, इसमें ये मिश्रित है चंपू शैली। और कुल पंक्तियाँ इसमें 33 दी गई हैं। प्रयाग प्रशस्ति में जो कुल पंक्तियाँ वो कितनी, 33 हैं। और इसकी जो इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं उनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इससे इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे। तो देखिए इसमें 13वीं और 14वीं जो पंक्ति है वो है आर्यावर्त का प्रथम युद्ध जो दर्शाया गया है, वो 13वीं 14वीं में विवरण देखने को मिल जाता है। और वहीं 19वीं 20वीं जो पंक्ति है उसमें दक्षिणापथ की विजय दिखाई गई है समुद्रगुप्त की। और 21वीं देखेंगे 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध है और आटविकों की विजय दिखाई है इसमें। ये समुद्रगुप्त ने, मेनली समुद्रगुप्त के बारे में ही है ये सब। तो समुद्रगुप्त ने आटविकों की विजय की 21वीं में दिया गया पंक्ति में, और आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। और 22वीं पंक्ति देखेंगे आप, तो इसमें सीमावर्ती राज्यों की विजय की गई है। और 23वीं और 24वीं पंक्ति है कि विदेशी शक्तियों पर विजय, इसमें वर्णन देखने को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। तो अगर इस समुद्रगुप्त के बारे में जानना है, प्रयाग प्रशस्ति एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। तो ये पंक्तियों से ये आप इनको आपको आंसर में जरूर बताना है इन चीज़ों को। आगे देखते हैं, आगे है हर्ष। हर्ष के बारे में देख लीजिए, प्रयाग और कन्नौज में क्या था, इन्होंने क्या करते थे, महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में, और कन्नौज में धर्मसभा का आयोजन करते थे। 635 में इन्होंने 6वीं बार किया था ये सब। तो हर्ष के बारे में राष्ट्रीय लेवल पे बहुत पढ़ते हैं, इतिहास में यहाँ ज़्यादा नहीं देखेंगे इनके बारे में। आगे चलते हैं। अब देखिए राजपूत काल देख लीजिए, और डिटेल में थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं वो इसमें देखेंगे आगे। राजपूत काल देख लीजिए, इसमें क्या क्या था, ये था 750 से 1200 ईस्वी तक। इसमें देखिए 2 वंश थे यूपी में, चंदेल वंश और गहड़वाल वंश। ये चंदेल वंश कहाँ था, बुंदेलखंड पे शासन करता था, और इसने जैसे खजुराहो की जितनी चीज़ें हैं ये सब इन्हीं के शासनकाल में बनाई गई। कंदरिया महादेव, विश्वनाथ, लक्ष्मण मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, ये सब चंदेलों की ही देन है। और गहड़वाल वंश कहाँ पे शासन करता था, तो मध्य एवं पूर्वी यूपी में। यहाँ केंद्र इनके थे सारनाथ, वाराणसी, जौनपुर। धर्मचक्र जिन विहार जो था वो किसने बनवाया था, गहड़वालों ने। अटाला देवी मस्जिद मंदिर जो था वो भी इन्हीं की देन थी, इन्होंने ही बनवाया था। चंद्रदेव संस्थापक था, और गोविंद चंद्र जो था उसकी पत्नी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार का निर्माण करवाया था। नाम क्या था उनका पत्नी का, कुमार देवी। अब देखिए ये भी आप याद करके रखिए, क्योंकि ये आपका देखिए जैसे बीयू का एग्जाम हुए हैं उनमें आपको इस तरीके के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कुमार देवी, तो भविष्य में ये क्वेश्चन आपके आने वाले हो सकता है एग्जाम में, पीसीएस में या आरओ में भी प्री में देखने को मिलते हैं ये, तो आपको इतना भी पता रहना चाहिए। तो ये कुमार देवी, इसकी पत्नियों के बारे में सीधा अब अंदर घुसता है यहाँ पे एग्जाम में, आरओ में और बीयू में। हो सकता है कि पीसीएस में भी आपको पूछ ले।
आगे चलते हैं, चलिए अवध देख लेते हैं, अवध के बारे में। तो इसमें अवध के बारे में काफ़ी कुछ आधुनिक भारत में आप पढ़ते हैं, या थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। जैसे संस्थापक कौन था? सादत खां, 1722 से 1739 कार्यकाल था। सफदरजंग इसका भतीजा था, फिर इसने नवाब वजीर की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को। शुजाउद्दौला आया है, इस शुजाउद्दौला के समय ही पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली का साथ इसने दिया था। इलाहाबाद की संधि होती है क्लाइव से, और बनारस की संधि होती है किससे? वॉरेन हेस्टिंग्स से। और सादत अली खां अवध के राजा की उपाधि किसने ली थी? तो सादत अली खां ने। 1801 में बेलेजली से सहायक संधि किसने की है? तो ये सादत अली खान ही की है 1801 में। अंतिम नवाब कौन बना है? वाजिद अली शाह। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर यह पदच्युत कर दिया गया था और मिला लिया गया था इसको ब्रिटिश शासन में अवध को। तो ये थोड़े से फैक्ट हैं इसके बारे में। बाकी चीज़ें अवध के बारे में आपको आपने पढ़ी भी होंगी इतिहास में, बहुत डिटेलिंग यहाँ हो जाएगा इसका, क्योंकि इतिहास का कोई उच्चुन नहीं है। मेंस के पर्पज से आपको कुछ कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा और क्वेश्चन रहेगा, एक या दो, मैक्सिमम दो, नहीं तो एक ही आपसे पूछा जाएगा। और कुछ है उसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए ये देखिए अलग से नोट किया गया है, तो इनको भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये हम लोग देख ही चुके थे। आद्य ऐतिहासिक काल में आपको दो सभ्यताएं मिलती हैं। एक तो हड़प्पा भी इसी में शामिल किया जाता है आद्य ऐतिहासिक काल में, और वैदिक सभ्यता भी इसी में की जाती है शामिल। तो इसमें डिटेलिंग आपको पढ़ ही चुके हैं इस चीज़ों की, राष्ट्रीय लेवल पे ज़्यादा नहीं देखेंगे। और अभी हम लोग ऊपर देख के आ रहे हैं। यूपी में देखिए जो स्थित हैं प्रमुख हड़प्पा स्थल, ये भी देख लिए। लेकिन ये आपको पता ही होंगे, आलमगीरपुर की 1958 में खोज की थी किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने। हिंडन नदी के तट पे था और उत्तरकालीन हड़प्पा स्थल था, ये भी आपको पता है। स्थानीय नाम देख लीजिए इसका, परशुराम का खेरा, ये इसका स्थानीय नाम है वहाँ का, आलमगीरपुर का। प्राप्ति किस किस की हुई है? तो रोटी बेलन की चौकी मिली है, कटोरे के अनेक टुकड़े मिले हैं, मोर, त्रिभुज, गिलहरी आदि युक्त मृदभांड मिले हैं। तो चीज़ें सारी वहीं घूम रही हैं। सूती कपड़े मिले हैं, कुछ बर्तनों पर सैंधव लिपि के 2 अक्षर मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखने को मिलता है। हुलास में देखेंगे तो उत्तरकालीन ये भी है आपका स्थल। अब देखते जाइए, जो जो चीज़ें अलग होंगी उनको देख लेते हैं। कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं हुलास से, गेहूं की कृषि के साक्ष्य, और पीपल के वृक्ष के साक्ष्य मिलते हैं। चावल और रागी के साक्ष्य मिलते हैं। मोहर मिलती है जो लिपि युक्त है, ठीक है। आगे देखते हैं मांडी में क्या है? तो मांडी लगभग 500 किलो सोना यहाँ से मिला था। कितना? सोना चांदी 500 किलो यहाँ से मिला था, जो ग्रामीणों ने इसे लूट लिया था। तो जो स्वर्ण मुद्रा यहाँ से थी, इसलिए मांडी को बोला जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, जो फैक्ट्री टाइप बोलते हैं ना, वो वहाँ पे प्राचीन कालीन फैक्ट्री रही होगी वहाँ पे, इसलिए इतना सोना चांदी देखने को मिलता है। अन्य स्थल देखिए, वहाँ भी देखे थे हमने मानपुरा वगैरह। तो कुछ और ये नए स्थल हैं, जैसे आपको ज़्यादातर बुकों में नहीं देखने को मिलेंगे। अम्बा खेड़ी जो है स्थल, ये सहारनपुर में है। नसीरपुर, ये भी सहारनपुर में है। कैराना, ये आपका शामली में पड़ता है। तो ये भी हड़प्पा कालीन स्थल है। तो आपके पास अगर 7 से 8 स्थल आपको पता है, तो क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए यूपी में पाषाणिक संस्कृति के बारे में देखा। महापाषाणिक संस्कृति जो थी, जो क्या होता था, समाधान की जो प्रक्रिया से संबंधित थी, जिसमें शवों को कैसे उनका समाधान होता था, वो सब बड़े बड़े पत्थर से इसका किया जाता था। तो वही चीज़ों का वर्णन मिला, इसलिए इसका नाम ही महापाषाण काल रख दिया गया। अब इनकी खोज जो हुई थी, जो मिर्जापुर जिला है, वहाँ पर इनकी खोज की थी सबसे पहले कनिंघम ने, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और उसके बाद में फिर खोज की है जी.आर. शर्मा ने। कौन? जी.आर. शर्मा, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उन्होंने इसकी फिर उस खोज की, उस पर प्रयागराज और बांदा, वाराणसी, मिर्जापुर आदि जगहों पे इन्होंने खुदाई और उनकी खोज के लिए प्रयास करते रहिए। आगे देखिए इसमें कर्मनाशा, या थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सुन लीजिए। कर्मनाशा और चंद्रप्रभा नदियों के मध्य में जो देखेंगे तो इसकी क्या था, मध्य पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और ये अभी वाराणसी मंडल है ना, उसी में देखने को मिलती है कर्मनाशा और चंद्रप्रभा नदियाँ। और ये है हतिलहिया पहाड़ी और भदहवन जो पहाड़ है, उनके बीच वहाँ भी साक्ष्य इसके देखने को मिलते हैं। और मिर्जापुर देखेंगे आप, तो मिर्जापुर में बेलन घाटी और जिरगो नदी, बेलन नदी और जिरगो नदी है, और इसके सहायक अन्य नदियों के तट पे आपको महापाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिल जाएंगे। बांदा का है मानिकपुर, कौन सा? मानिकपुर क्षेत्र बांदा का है, यहाँ भी देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए पास इतने काफ़ी बिंदु हो जाएंगे। कुछ और देख लीजिए। उत्खनन जो स्थल थे, जो उत्खनन हुआ था, वो ककोरिया था, वाराणसी मंडल में पड़ता है, चंद्रप्रभा घाटी में है। और यहाँ से कब्रों से क्या मिला है? मृदभांड मिले हैं, मनके मिले, मानव कंकाल मिले, सोने की अंगूठी मिली है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कब्रें हैं। तो जो अभी प्रथा चली आ रही है ना, कि आपने देखा होगा कि आज भी ऐसे कुछ मान्यताएं हैं जहाँ पे कुछ सामग्री ऐसी रखी जाती है जो माना जाता है कि पुनर्जन्म होगा तो उसके साथ चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो आप आज से ही जोड़ दीजिए इनको। मानव कंकाल तो है, तो कंकाल तो मिलेगा ही, और सोने की चीज़ें भी आज भी रखी जाती हैं लोगों के साथ। तो वो आप इससे आज के हिसाब से ही उनको जोड़ दीजिए कि जो मान्यताएं चली आ रही हैं वो प्राचीन काल से कुछ यही हैं। और बनमिलिया बहेड़ा जो क्षेत्र है वो मिर्जापुर में पड़ता है। यहाँ से काले और लाल मृदभांड मिले हैं। अधपके लाल मृदभांड दोनों ही तरीके के बनमिलिया से और बहेड़ा से मिले हैं। कोटिया, एक और है कोटिया, कहाँ पड़ता है? प्रयागराज में, बेलन घाटी में।
पालतू पशुओं की हड्डियां मिली हैं यहाँ से, काले एवं लाल मृदभांड भी देखने को मिले हैं, कटोरियाँ, तस्तरी, ढक्कन, गोलाकार जार आपको यहाँ से देखने को कोटिया से मिलेंगे। थोड़ा बोरिंग है ये इतिहास चैप्टर, लेकिन हाँ आपके लिए थोड़ा सा जितना है उतना आप देख लेंगे तो उससे बाहर कुछ आपको नहीं मिलेगा। आंसर लिख लें आप कैसे भी, क्योंकि इतिहास का कोई सीमा नहीं है, आप कितना भी पढ़ लीजिए वो भी कम पड़ जाता है। तो यूपी में वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को देख लेते हैं। हड़प्पा तो हमने देख ही लिया, वैदिक है यूपी में, तो थोड़ा थोड़ा कालक्रम में भी देख लेते हैं। वैदिक में दो भागों में बांटा गया, ऋग्वैदिक सभ्यता और कौन सी, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी वो उसका क्षेत्र जो केंद्र था वो सप्त सिंधु था, वो गंगा की ऊपरी घाटी से पंजाब और अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था। सरस्वती नदी बहुत महत्वपूर्ण नदी थी। गंगा यमुना एक गौड़ महत्व रखती थी, क्योंकि इनके बारे में अभी जानकारी इनको बहुत सीमित लेवल पे थी। तो एक देखेंगे गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, और इन्हें दूरस्थ नदियां बोला जाता था क्योंकि ये इनसे काफ़ी दूर थी। और लोहे की खोज एवं सरस्वती के विलुप्त होने के बाद में देखते हैं फिर ये लोग बड़े हैं उत्तर वैदिक पूरब की तरफ, तो वहीं से शुरू हो जाती है आपकी उत्तर वैदिक सभ्यता, और ये गंगा घाटी में पहुंच जाते हैं। जो वैदिक सभ्यता है फिर वो ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक में पहुंच जाती है। यहीं से आगे देख लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। ज़्यादातर चीज़ें आपने सुनी होंगी और पढ़ाई होगा ये सब, कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें नया हो, लेकिन भैया यूपी के लिए बस जानना है हमें। उल्लेख देखिए इसमें किस में मिलता है, तो स्रोत सूत्र देखे होंगे, स्रोत सूत्रों में उल्लेख मिलता है कि सरस्वती के विलुप्त स्थल जो बेनसन है वहाँ से पूर्वोत्तर की ओर स्थानांतरण हुआ है इनका। तो ये उल्लेख किस में मिलता है, स्रोत सूत्रों में। प्रव्रजन को देखिए क्या बोला जाता था उस समय, यत अत्रश, क्या यत अत्रश कहा गया है प्रव्रजन को, माइग्रेशन हुआ था। सारस्वत, यहाँ यहीं से सारस्वतों का जन्म होता है, एक ब्रह्म जाति है ये भी। तो ये सारस्वत का मतलब है सरस्वती से प्रव्रजन होकर जो माइग्रेशन करके गए थे लोग पूरब की तरफ, उन्हीं को सारस्वत बोला जाने लगा, जो सरस्वती नदी के तट से निकले थे। और दार्श द्वत, ये भी द्वती नदी के तटों से आसपास से ही गए, इसलिए इनको दार्श द्वत बोला गया है। उत्तर वैदिक काल के बारे में देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में कालखंड में यूपी में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। केंद्र इसका रहा है देखिए गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र, जिसे पहले मध्य देश बोला जाता था। कौन सा, मध्य देश। विस्तार कहाँ तक रहा है, तो देखिए बिनसन जो पश्चिमी सीमा थी, अभी हम लोग देख के आ रहे हैं बिनसन राजस्थान में, ठीक है, तो ये पश्चिमी सीमा थी। लेकिन कालकवन जो था, कालकवन ये प्रयागराज में पड़ता है, ये इसकी पूर्वी सीमा थी। कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में। मध्य देश बोला जाता था यूपी को उस समय। तो ये मध्य देश के उस समय और नाम थे, जैसे ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठादिक, क्या है, ध्रुवा मध्यमा प्रतिष्ठादिक, और शिष्ट देश, क्योंकि शिष्ट देश भी इसी को बोला गया मध्य देश को। विधेय माधव की आपने कथा तो सुनी होगी, और गौतम राहुगढ़ की कथा, ये दोनों ही का उल्लेख, इसका उल्लेख किसमें, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो इसके प्रसार की, यानी जो प्रसार हुआ इनका आर्यों का, वो दिखाया गया है वैदिक काल का, कि रोचक वर्णन इसमें देखने को मिलता है इन कथाओं में भी। तो यहीं से ये चीज़ें उठाई गई हैं ज़्यादातर। आगे देखते हैं, आर्य अनार्य संस्कृति का यहाँ समायोजन होता है उत्तर वैदिक काल में। लोहे का प्रयोग होने लगता है जिससे कृषि अधिशेष बढ़ता है, और कृषि अधिशेष बढ़ता है तो द्वितीय नगरीकरण की जो क्रांति, द्वितीय नगरीकरण जो होता है वो फिर कृषि अधिशेष पर निर्भर होकर आगे बढ़ता है वो। सूत्रकाल देखिए, सूत्रकाल में क्या होता है कि ये इसी काल में रामायण और महाभारत रचे गए थे, है ना, सूत्रकाल में। और इसके जो मुख्य कलाकार थे, यानी रामायण के राम और यहाँ कृष्ण, तो ये आपके इनके किरदारों के बारे में भी बताया गया कि इनकी जन्मभूमि थी। और निवासी देखिए, सर्वाधिक सुसंस्कृत आर्य बताए जाते हैं उत्तर वैदिक काल के, और व्यवहार इनका बहुत ही आदर्श युक्त था। और सांस्कृतिक श्रेष्ठता के साथ ही राजनीतिक तौर पे भी आप देखेंगे कि एक नए युग का ध्वजवाहक यहाँ से ये देखने को मिलता है उत्तर वैदिक काल, क्योंकि जन थे पहले, अब ये जन से जनपद बनने लगे। जैसे कुरु और पांचाल ये सर्वाधिक प्रसिद्ध थे उन जनपदों में, और इनको आर्य संस्कृति का धुरी बोला जाता था। ये धुरी किसको बोला गया, आर्य संस्कृति का, कुरु और पांचाल को। तो ये है आपका यूपी में लौह युग देख लीजिए, लौह युग में क्या क्या हुआ है। तो ताम्रपाषाण और कांस्य युग के पश्चात आता है आपका लौह युग। इसमें बोला गया अधिकांश प्रारंभिक स्थल जो है वो मध्य भारत और ऊपरी गंगा घाटी से मिले हैं, जो यूपी के अनेक स्थानों में, अनेक भाग में शामिल थे इसमें यूपी के। और प्राचीनतम साक्ष्य हम बात कर ही चुके हैं, अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं, एटा जिले से, और यहाँ से पिटवा लोहा मिलता है। हल्के फाल मिलते हैं यहाँ से, और धातु शोधन वाली भट्टियाँ के अवशेष मिले हैं कि कैसे धातु को गलाया जाता था, यानी और हल्के फाल किससे, लोहे से बने होते थे। और जो लोहे के ये जो उपकरण बनाने के लिए इनको कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिना कच्चे माल के तो लोहा बनेगा नहीं, तो संभवतः ये आगरा और ग्वालियर से ये प्राप्त करते थे। ग्वालियर और आगरा के मध्य में दिखे होंगे, इससे पठारी जो भाग है वहीं से प्राप्त करते थे ये। अन्य देख लीजिए कुछ, जैसे हस्तिनापुर, अल्लाहपुर और आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ते हैं, जहाँ से लौह युग के साक्ष्य मिलते हैं। अहिछत्र जो बरेली में है, और ये खलोआ जो मथुरा में है, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं, कुछ का यहाँ पे उल्लेख कर दिया गया है। मध्य गंगा घाटी, कौन सी मध्य गंगा घाटी में देखेंगे, द्वितीय सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास देखेंगे कि लौह तकनीक के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होने लगते हैं।
कि ये डेटा आपको थोड़ा नया मिल जाता है, ये आपकी बहुत, लेकिन बताया गया कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास ही लोहे का वो खोज हुई थी या प्रारंभ हुआ था 1000 BC। लेकिन यहाँ पे ये डेटा थोड़ा सा नया मिला है और ये एक अनुमान लगता है यहाँ पे, लेकिन जो अभी तक स्टैंडर्ड बुक है उनमें 1000 ईसा पूर्व और जो अतरंजी खेड़ा उसी को ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। चंदौली में भी बोला गया है। मल्हार जो 2000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ भी साक्ष्य मिलेंगे, यहाँ लोहे का प्रयोग होता था। दादूपुर जो लखनऊ में, यहाँ भी 1700 ईसा पूर्व के आसपास के, लेकिन ये थोड़े प्रमाणित नहीं लगते हैं यूपी में। जो आज तक जो वैसी स्टैंडर्ड बुक हैं उनमें आपको अतरंजी खेड़ा में ही शुरुआत देखने को मिलती है, लेकिन ये कुछ नया डेटा है, आप वो लिख सकते हैं इसको। चलिए बौद्ध धर्म में देखिए 8 महास्थानों में से 4 यूपी में थे। जो बौद्ध धर्म से संबंधित है 8 महास्थान, उसमें से 4 यूपी में थे। कौन कौन से? सारनाथ, कुशीनगर, संकेश्वर, श्रावस्ती। और देखिए बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ आप पढ़ी हैं और हमने देखा है कि ये क्रीड़ा स्थल था। इसका जन्म कहाँ, उद्भव कहाँ हुआ था बौद्ध और जैन धर्म का? तो इनका उद्भव हुआ है बिहार में उद्भव देखने को मिलता है और क्रीड़ा स्थल आपको यूपी में देखने को मिलता है। और जैन धर्म में देखेंगे 16 तीर्थंकरों का जन्म कहाँ हुआ है? यूपी में ही हुआ था। 16 तीर्थंकरों का, ये टोटल कितने? 24 में से 16 यूपी में। तो यूपी का महत्व इसमें भी, जैन धर्म में भी देखिए। अब मौर्य काल के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। राजधानी तो यहाँ नहीं थी यूपी में, मगध साइड में थी, लेकिन संस्थापक जो थे इसके चंद्रगुप्त मौर्य, ये पिप्पल वन के मौर्य गणराज्य, मौर्य किसके थे? मौर्य गणराज्य जो गोरखपुर जनपद में पड़ता है, वहाँ से संबंध रखते थे, यानी यूपी से। प्रयागराज देख लीजिए, प्रयागराज का स्तंभ लेख का विशेष महत्व है, ये भी मौर्य काल से संबंधित है। और सारनाथ का सिंह स्तंभ, ये भी आपका मौर्य काल का चरमोत्कर्ष दिखाता है स्थापत्य का। अहरोरा, संकिसा, बस्ती, कौसाम्बी, मेरठ से प्राप्त अनेक ऐसे अभिलेख हैं जो कि दर्शाते हैं कि मौर्य काल का, यूपी का मौर्य काल में इंपोर्टेंट रोल था। और 84,000 स्तूप जो अशोककालीन थे, अशोक ने निर्माण करवाया था, उनमें से कई सारे यूपी में स्थित है। तो इस तरीके से कुछ पॉइंट आप यूपी के बारे में इसमें से सब जानते ही होंगे ज़्यादातर। तो यही आपको यूपी के दृष्टिकोण से देखने हैं, बाकी सारा आपको राष्ट्रीय लेवल का इतिहास डाल देना है इसमें, अगर पूछता है इस पर। तो अगला देखिए मौर्योत्तर काल। अब इसमें क्या है यूपी में? तो देखिए इसमें पुष्यमित्र शुंग जो थे उनका अयोध्या लेख जो है उसमें बताया गया है, क्योंकि ये लेख यूपी में है, तो इससे पता चलता है कि ये यूपी से संबंधित थे। इनका जो राज्य का क्षेत्र जो होगा वो यूपी से विशेष संबंध रखता था। धनदेई द्वारा रचित था ये अयोध्या लेख, और इसमें बताया गया कि 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए थे? पुष्यमित्र शुंग ने, जिसके पुरोहित थे पतंजलि। महाभाष्य के लेखक भी पतंजलि है, जिसमें बोला गया साकेत जो अयोध्या में पड़ता है, साकेत को यवनों द्वारा घेरे जाने का उल्लेख भी यहाँ बताया गया है, इसी में महाभाष्य में पतंजलि के। तो आगे देखते हैं। और यहाँ कुषाणवंशी शासन का भी उल्लेख देखने को मिलता है कि कुषाणवंशी शासक था बिम कडफिसेस। क्या नाम है? बिम कडफिसेस। जो इसका प्रथम कुषाण जो था, ये जिसे गंगा घाटी में राज्य विस्तार का श्रेय दिया जाता है, इसी से शुरुआत हुई थी कडफिसेस से, इसी ने गंगा घाटी में विस्तार किया था कुषाणों का। और भारत में कुषाण सत्ता का जो सत्ता थी उसका वास्तविक संस्थापक कौन था? यही था कडफिसेस। अब देखिए कनिष्क के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कुषाणवंशी था और इसने क्या किया था? शक संवत चलाया और विजयों एवं कला संस्कृतियों का संरक्षण दिया। देखेंगे मथुरा कला और गांधार कला को इसने संरक्षण दिया है, तो ये कला प्रेमी और संस्कृत प्रेमी था। अभिलेख देखेंगे श्रावस्ती, सारनाथ, कौसाम्बी, मथुरा आदि जगह से यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मथुरा कला संस्कृति में इनका योगदान के बारे में आपको ज़्यादातर पढ़ाई होगा। और देखिए 3री सदी आते आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्य देश से समाप्त हो चुका था और छोटे छोटे राज्य उभरने लगे थे 3री सदी तक पहुँचते पहुँचते। और नागवंश की एक चीज़ और देख लीजिए, यहीं जो छोटे राज्य उभर रहे थे उन्हीं में नागवंश की एक भारशिव, क्या नाम है? भारशिव प्रभुत्वशाली ये जाति है एक भारशिव, तो ये प्रभुत्वशाली बन गई थी और ये पूर्वी यूपी से संबंधित थी, जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसका उल्लेख देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ यूपी में गुप्त काल। तो ये यहाँ पे जैसे जो मौर्योत्तर काल की जो व्यवस्था थी उसके बाद में गुप्त काल पे जब आते हैं तो वहाँ राजनीतिक एकता बिखर चुकी थी, यहाँ स्थापित दोबारा से हो जाती है। 200 वर्षों तक यूपी में शांति एवं समृद्धि रही। संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम का प्रारंभिक राज्य मध्य देश में ही स्थित था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की यहीं देखने को मिलती है। गढ़वा प्रयागराज में कुमारगुप्त प्रथम के 2 अभिलेख यहाँ से मिलते हैं। अंतिम शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। इनकी जानकारियाँ यूपी से प्राप्त विभिन्न अभिलेखों से होती हैं। और भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में, यहाँ पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अब गुप्तोत्तर काल देख लीजिए, इसमें क्या है? विकेंद्रित राज्यों की स्थापना यहाँ देखने को मिलती है। वो अभी जो भी राज्य रहा है, एक राजवंश जैसे गुप्त रहे थे, गुप्तों के समय एकता हुई, फिर गुप्तोत्तर में वही देखने को विकेंद्रित राज्य मिल जाते हैं। और यहाँ पे कन्नौज देखेंगे कि कन्नौज एक महत्वपूर्ण राजधानी बन के उभरता है और ये यहाँ पे मौखरी वंश का शासन था उस समय, फिर उसके बाद में हर्षवर्धन ने शासन किया है।
और उसके बाद में त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में आप पढ़ते ही होंगे, जैसे पाल प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बारे में। तो ये सब आपने पढ़ाई होगा, यूपी से ही संबंधित है। अब देखिए इतिहास इतना ही काफ़ी है, उसके बारे में एक वीडियो इसमें और बनाना पड़ेगा, जिसमें बच्चे आपके नगर, कौन कौन से नगर, प्राचीन नगर जिनको शॉर्ट में देखेंगे हम, और प्राचीन नगर हो गए, एक आपकी सभ्यता या सभ्यता देख चुके हैं लगभग, और इसमें संस्कृति आपकी देखनी है कि कला संस्कृति में इसमें क्या क्या था। तो कुछ ये पॉइंट हैं जो एक वीडियो इस पर और बन सकता है अभी, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है काफ़ी। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू।